मूवी की शुरुआत होती है 1951 मैनचेस्टर में, जहां मैनचेस्टर पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर उन्हें कॉल करके बताता है कि प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग के घर पे चोरी हुई है, तो वो उधर एक डिटेक्टिव भेज दें। ये कॉल MI6 यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस 6, जो कि एक सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है, वो ट्रेस कर रहे होते हैं। तो वो डिटेक्टिव जब एलन के घर पहुंचता है जहां पुलिस ऑफिसर पहले से मौजूद है, वो दोनों प्रोफेसर के घर पे एक बड़ी सी मशीन को देखते हैं और प्रोफेसर को बताते हैं कि उन्हें प्रोफेसर के पड़ोसी ने कॉल की थी और बताया था कि प्रोफेसर के घर चोरी हुई है। वो एलन से पूछते हैं कि क्या चोरी हुआ है, पर एलन उन्हें बताने से मना करता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। डिटेक्टिव को इस बात पे शक होता है और उसे लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। अब सीन चेंज होता है और हमें पास में लेकर जाया जाता है 1939 में, जहाँ हमें पता चलता है इंग्लैंड और जर्मनी में वॉर शुरू हो चुकी है। यहाँ एलन एक फैक्ट्री में जाता है जिसका नाम है ब्लैचली रेडियो मैन्युफैक्चरिंग और कमांडर डेनिस्टन से मिलता है। एलन कमांडर डेनिस्टन को बताता है कि उसे पता है कि वो लोग वहाँ पर एक टॉप सीक्रेट मिशन कर रहे हैं, जो कि है एनिग्मा को सॉल्व करना, जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और एलन उसे सॉल्व करना चाहता है बिकॉज ही लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और वो इस टॉप सीक्रेट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो जाता है। अब एनिग्मा क्या है? एनिग्मा एक एन्क्रिप्शन डिवाइस है जो जर्मन्स यूज़ करते हैं अपने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। जो वो मैसेजेस भेजते हैं वो सब एन्क्रिप्टेड होते हैं। अब इंग्लैंड वाले उन मैसेजेस को इंटरसेप्ट तो कर पा रहे हैं और उनके पास एक स्मगल्ड एनिग्मा मशीन भी है, पर उन मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने के लिए मशीन की सेटिंग्स पता होनी चाहिए। और मशीन की सेटिंग्स जर्मन्स रोज़ चेंज करते हैं एग्जैक्टली रात को 12 बजे, और सुबह 6 बजे जर्मन्स का पहला मैसेज आता है। तो हर रोज़ बेसिकली 18 घंटे हैं उन मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने के लिए। और इन टोटल एनिग्मा मशीन की 159 मिलियन यानी कि 159 के बाद 18 ज़ीरोस इतनी सेटिंग्स हो सकती हैं। अब किस दिन कौन सी सेटिंग्स यूज़ हो रही हैं ये बताना इम्पॉसिबल है। अब डेनिस्टन एलन को बाकी टीम मेंबर से मिलाता है। उनमें से कुछ हैं ह्यू एलेक्जेंडर, पीटर, जॉन और बाकी के फालतू लोग। यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है MI6 के मेंबर स्टुअर्ट मिंगेस से। एलन बोलता है कि वो टीम में काम करना नहीं चाहता क्योंकि ये लोग उसे स्लो डाउन करेंगे। अब टीम के सब लोग लग जाते हैं उस दिन के मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने। तो एलन उन्हें बताता है कि वो एक मशीन डिज़ाइन कर रहा है जो मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर देगी इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत। अब ये मशीन फ्री में तो बनेगी नहीं, तो इस मशीन को बनाने के लिए एलन 100,000 पाउंड्स की डिमांड करता है, जो ह्यू, जो कि इनकी टीम का हेड है, वो इस रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करता। एलन अपनी रिक्वेस्ट अप्रूव करवाने के लिए विंस्टन चर्चिल, जो डेनिस्टन का भी कमांडिंग ऑफिसर है, उसे लेटर लिखता है और वो एलन को टीम का हेड बना देता है। एलन अब कुछ लोगों को टीम से निकाल देता है और 2 नए लोगों को इस टीम में शामिल करता है, जिनमें से एक होती है जॉन क्लार्क, और एलन की 100,000 पाउंड्स की रिक्वेस्ट भी अप्रूव हो जाती है। इस सब के बीच हमें एलन का स्कूल का टाइम दिखाया जाता है, जहां एलन को सोशली ऑकवर्ड दिखाया गया है और स्कूल के बच्चे उसे बुली करते हैं। एलन का स्कूल में एक ही फ्रेंड होता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर, और एलन को उसके प्रति थोड़ी अट्रैक्शन हो जाती है। अब वापस आते हैं तो देखते हैं कि एलन को छोड़कर सब लोग मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने में लगे हुए हैं, बट नाकाम रह रहे हैं। एलन इस सब की जगह अपनी मशीन पे काम कर रहा होता है, जिसको देखकर ह्यू गुस्सा हो जाता है और एलन से लड़ पड़ता है। वो एलन को बोलता है कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट करने की बजाय उसे उनकी मदद करनी चाहिए। बाकी टीम मेंबर्स जैसे कि पीटर भी ह्यू की सपोर्ट में होते हैं। कमिंग बैक टू 1951, डिटेक्टिव एलन के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। उसे जब पता चलता है कि एलन के मिलिट्री रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसे शक होता है कि एलन सोवियत स्पाई है। ये बात वो पुलिस डिपार्टमेंट को बताता है और वो लोग इस पे जांच करते हैं। और एलन का पीछा करते करते उन्हें पता चलता है कि एलन ने एक होमोसेक्सुअल आदमी को पैसे दिए थे फॉर यू नो व्हाट। तो पुलिस डिपार्टमेंट एलन को इनडिसेंसी के लिए अरेस्ट करने का वारंट जारी करती है। डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एलन के साथ अकेले में बात करने के लिए 30 मिनट दिए जाएं। जब डिटेक्टिव एलन से पूछताछ करने जाता है तो एलन डिटेक्टिव को बताता है कि जो रिसर्च पेपर उसने मशीन्स पे लिखा था उसका नाम है द इमिटेशन गेम। डिटेक्टिव फिर एलन से पूछता है कि एलन ने वॉर के दौरान असली में क्या किया था, तो एलन डिटेक्टिव को सारी कहानी सुनाता है। कमिंग बैक टू द पास्ट, जॉन क्लार्क, जिसे एलन ने रिक्रूट किया था, ब्लैचली रेडियो फैक्ट्री में काम करने से मना कर देती है क्योंकि उस टीम में सब मेल मेंबर्स हैं, जो कि जॉन की फैमिली को नहीं पसंद।
इसीलिए जॉन फैक्ट्री में काम करने की बजाय ब्लैचली पार्क के फीमेल स्टाफ के साथ रहने लगती है एक टाउन में। एलन अब जर्मन इनक्रिप्टेड मैसेजेस चोरी करता है जो कि वो जॉन के घर उसे देने के लिए ले जाता है, जहाँ पे एलन जॉन से कहता है कि उसने इस मशीन का नाम क्रिस्टोफर रखा है और जब ये मशीन कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन या एक डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करेगी। ऐसा करते करते टाइम बीतता रहता है और एलन एंड जॉन अलग अलग जगहों पर, जैसे कि कोई पार्क या कोई पब में, एक दूसरे से मिलते रहते हैं ताकि जॉन एलन की हेल्प कर सके क्रिस्टोफर को कंप्लीट करने में। इसी के साथ साथ जॉन एलन को सजेशन भी देती है कि एलन को अपने टीम मेंबर्स के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि इस क्रिस्टोफर को बनाने के लिए जितनी हेल्प मिल सके उतना अच्छा है। तो एलन जॉन का सजेशन मानकर सभी यूनिट मेंबर्स के साथ फ्रेंड्स बनने की कोशिश करता है और ऐसा करने के लिए एलन सभी मेंबर्स के लिए एप्पल्स भी ले जाता है। एलन के ऐसा करने से सभी मेंबर्स के रिलेशन एलन के साथ सुधरने लगते हैं। अब वो लोग भी एलन को क्रिस्टोफर बनाने में सपोर्ट करते हैं। ह्यू को एलन को क्रिस्टोफर के लिए सुझाव देते हुए भी दिखाया गया है। तो अब फाइनली क्रिस्टोफर कंप्लीट हो जाता है, पर जब एलन उसे ऑन करता है तो उसमें प्रोसेसिंग चलती ही रहती है और वो कोई रिज़ल्ट नहीं देता। काफ़ी समय बीत जाता है पर कोई रिज़ल्ट ना मिलने के बाद डेनिस्टन क्रिस्टोफर को बंद कर देता है और एलन को इस प्रोजेक्ट से निकाल भी देता है, यानी कि उसे फायर कर देता है। पर उसी समय यहाँ ह्यू, पीटर और जॉन आ जाते हैं और वो डेनिस्टन से बोलते हैं कि अगर उसने एलन को निकाला तो उसे उन सबको भी निकालना पड़ेगा। पर डेनिस्टन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सब इंग्लैंड के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो इसीलिए डेनिस्टन एलन को नहीं निकालता और उन लोगों को 1 महीने का समय देता है जिसके अंदर उन्हें कोई प्रोग्रेस दिखानी होगी। अगले सीन में हमें जॉन और एलन की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें जॉन एलन को बोलती है कि वो इस प्रोजेक्ट में और काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। पर एलन को जॉन अपनी टीम में चाहिए होती है, तो वो जॉन को बोलता है कि जॉन उसी से शादी कर ले ताकि वो दोनों इकट्ठे काम कर सकें। जॉन मान जाती है और एलन और जॉन की एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर जॉन और एलन के बीच बातचीत चल रही होती है और जॉन एलन को बताता है कि उसे पता है कि एलन होमोसेक्सुअल है और ये सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में जॉन अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और एलन, ह्यू, पीटर एंड जॉन के साथ। यहाँ ह्यू एलन को बोलता है कि वो उसे जॉन की फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाए। तो जब एलन ह्यू को जॉन की फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और ये चारों बातें कर रहे होते हैं, तो जॉन की फ्रेंड बताती है कि रोज़ जो मैसेजेस जर्मन टावर से भेजे जाते हैं इंग्लैंड की तरफ से, उन्हें वो इंटरसेप्ट करती है और जर्मनी की तरफ से एक लड़का, वो फिर आगे बताती है कि उसे लगता है कि उस जर्मन लड़के का किसी लड़की पे क्रश है, क्योंकि वो रोज़ अपने मैसेजेस की शुरुआत सेम 5 लेटर्स से करता है जो कि हैं CILLY, जो कि शायद उसकी क्रश का नाम है। ये सुनकर एलन को एक आइडिया आता है और वो भागकर क्रिस्टोफर के पास चला जाता है। ह्यू, पीटर, जॉन और जॉन भी उसका पीछा करते हैं। एलन बोलता है कि अगर क्रिस्टोफर को सभी सेटिंग्स को सर्च ना करना पड़े बल्कि सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को सर्च करना पड़े जो कि उन्हें पता है कि रोज़ मैसेजेस में होंगे ही, यानी कि रिपीटेबल वर्ड्स लाइक वेदर और हेल हिटलर। तो जब ये वर्ड्स मशीन में फीड किए जाते हैं तो फाइनली क्रिस्टोफर कुछ देर प्रोसेसिंग करने के बाद रुक जाता है और ये लोग क्रिस्टोफर को कंप्लीट करने में कामयाबी पा लेते हैं और एनिग्मा को हराने वाली मशीन तैयार हो जाती है। तो जब ये लोग आज के दिन के मैसेजेस डिक्रिप्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ ही देर में एक ब्रिटिश पैसेंजर कॉन्वॉय पर अटैक होने वाला है जिसमें पीटर का भाई भी है। तो पीटर बोलता है कि हमें ये बात डेनिस्टन को बतानी होगी कि हमें एनिग्मा को ब्रेक कर लिया है और हमें ये सभी शिप्स वहाँ से हटानी होंगी ताकि उन शिप्स में बैठे पैसेंजर्स की जान बच जाए, जिसमें से एक पीटर का खुद का भाई भी है। पर एलन इसका विरोध करते हुए कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एकदम से हमने उन शिप्स की पोजीशन चेंज कर दी तो जर्मन्स को शक हो सकता है कि हमने एनिग्मा को ब्रेक कर लिया है और वो एनिग्मा की सेटिंग्स फिर से चेंज कर देंगे और इतने समय की मेहनत जो क्रिस्टोफर को कंप्लीट करने में लगी है वो सब बेकार हो जाएगी। ये बात कि उन्होंने एनिग्मा को ब्रेक कर लिया है ये एलन और जॉन स्टुअर्ट मिंगेस को बताते हैं और उसे कहते हैं कि ये सीक्रेट रखी जाए और सिर्फ उतने ही लोगों को बचाया जाए जिससे जर्मन्स को शक भी ना हो और इंग्लैंड वॉर भी जीत जाए। तो एक नया यूनिट बनाया जाता है जिसको वो नाम देते हैं अल्ट्रा,
जो क्रिस्टोफर का यूज़ करते हैं रोज़ जर्मन मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने में, और प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन कौन आज मरेगा और किसको वो बचाएंगे। इसी सब के बीच एलन को पता चलता है कि जॉन एक सोवियत स्पाई है, तो वो जॉन को कहता है कि ये बात वो डेनिस्टन को बता देगा। पर जॉन उसे कहता है कि अगर वो ये बात बताएगा तो जॉन एलन की होमोसेक्सुअलिटी की बात सबको बता देगा, जो कि उस टाइम पर एक क्राइम था। जॉन के स्पाई होने की बात एलन जब स्टुअर्ट मिंगेस को बताने जाता है तो वो स्टुअर्ट को जॉन के घर पे तलाशी करते पाता है, जहां स्टुअर्ट को एलन के दिए हुए जर्मन मैसेजेस डिक्रिप्टेड फॉर्म में मिलते हैं। स्टुअर्ट एलन को बताता है कि उसे पता है कि जॉन एक स्पाई है, क्योंकि स्टुअर्ट ने ही उसे इस यूनिट में प्लांट किया था। और वो एलन को धमकी देता है और उसे कहता है कि आज से एलन स्पाई का काम करेगा, और अगर एलन ने ऐसा नहीं किया तो वो एलन के होमोसेक्सुअल होने की बात सबको बता देगा, और जॉन के घर पे मिले ये जर्मन मैसेजेस के बेसिस पे जॉन को स्पाई घोषित कर देगा। तो एलन के पास कोई चॉइस नहीं बचती और वो स्टुअर्ट के लिए स्पाई बन जाता है। जॉन की सेफ्टी के लिए एलन जॉन को अपने होमोसेक्सुअल होने की बात बताता है और बोलता है कि वो उससे शादी तोड़ दे और यहाँ से चली जाए, क्योंकि उसका मोटिव था क्रिस्टोफर को पूरा करना, और अब वो हो चुका है तो उसे जॉन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर जॉन गुस्सा हो जाती है और वो एलन को बोलती है कि वो वहाँ से नहीं जाएगी। अब एलन स्टुअर्ट के लिए काम करता रहता है और वो स्टुअर्ट की हेल्प करता है ये जानने में कि कितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें सोवियट्स को बतानी है और कितनी ब्रिटिश को। ऐसे करते हुए ब्रिटेन वॉर जीत जाता है। अब मूवी वापस ले जाती है प्रेजेंट में, जहां हमें पता चलता है कि एलन के ऊपर इंडिसेंसी के चार्जेस लगा दिए गए हैं। जॉन अपनी शादी होने के बाद एलन के घर उससे मिलने आती है और वो एलन को कमज़ोर हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। एलन उसको बताता है कि कोर्ट में उसे चॉइस मिली थी कि या तो वो 2 साल की जेल काटे या तो फिर हार्मोनल थेरेपी करवाए, जिससे उसकी होमोसेक्सुअलिटी ठीक हो जाएगी। तो उसने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि वो क्रिस्टोफर से दूर नहीं रहना चाहता था और वो अब मेडिकेशन पे है अपनी होमोसेक्सुअलिटी की बीमारी को ठीक करने के लिए। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि एलन ने 1954 में 41 की एज में सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो मेडिकेशन सहन नहीं कर पा रहा था। 2013 में क्वीन एलिजाबेथ II ने एलन की अचीवमेंट्स को सम्मानित किया। एक अनुमान के अनुसार एलन के काम ने वॉर को 2 साल से कम कर दिया। एलन के काम से इंस्पायर होकर जो मशीन्स बनाई गई उन्हें ट्यूरिंग मशीन्स कहा जाता था, और आज हम उन्हें कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।